हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलियम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 5 की ये जो है लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 7 होगा। ठीक है, 7 पार्ट में जाके क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आपको कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाता है लगभग, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया दिया जाता है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जो पीडीएफ है वो क्या है, अपलोड कर दिया गया है, वो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। इसकी जो है सलूशन यानी कि व्याख्या पूरा अपलोड नहीं किया गया है, वो आपको क्या जाएगा। ठीक है, अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और साथ में क्या है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। और अगर यदि इसका जो टेस्ट नंबर 6 चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द क्या करूँ, इसके बाद क्या है टेस्ट नंबर 6 से स्टार्ट करूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, लगभग इसको 15 के व्यू आ जाए तो मैं क्या करूँगा, जल्द से उसको स्टार्ट करूँगा, और क्या करूँगा, स्टार्ट ही नहीं 2 दिन में उसको कंप्लीट करा दूँगा, यानी कि रोज़ाना 2 वीडियो। ठीक है, हाफ हाफ आवर का रोज़ का 2 वीडियो डालूँगा, तो क्या होगा, 2 दिन या 3 दिन में वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को न्यू ईयर से मैं क्या करूँगा, इसकी जो 1, 2, 3 वो सब क्या करूँगा, टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊँगा, तो आप लोग टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखा कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए किस प्रकार का लगता है ये टेस्ट सीरीज, इसी प्रकार कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, कमेंट कीजिए। ठीक है, और किस प्रकार लगता है, अच्छा लगता है या नहीं, दृष्टि आईएएस की टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट क्या कीजिएगा, और इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा 15 के व्यू आ जाए, तो आप लोगों को 2 वीडियो रोज़ाना 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा हम लोग का 86 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 85 तक। ये तो इसकी व्याख्या हो गया 80, ये रहा 86। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संदर्भ में बताना है। 1 नंबर कथन है, प्रत्येक CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। एकदम सही है, क्या होता है, एक प्रथागत सीमा होता है। ठीक है, प्रत्येक CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गाँव, जो समुदाय होते हैं वो और पड़ोसी गांवों द्वारा क्या होता है, मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कथन 2। ठीक है, कथन 2 देखें तो CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा देश का दूसरा राज्य बना। ओडिशा क्या बोल रहा है, देश का दूसरा राज्य बना, तो ये क्या है, गलत है। ओडिशा जो है देश का दूसरा राज्य नहीं, ओडिशा देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, और दूसरा राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओडिशा क्या बोल रहा है, ओडिशा देश का दूसरा राज्य है बोल रहा है, लेकिन ओडिशा देश का दूसरा राज्य नहीं है। ओडिशा जो है देश का पहला राज्य बना, और दूसरा राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ बना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल और केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। सामुदायिक वन संसाधन CFR क्षेत्र सामान्य वन भूमि है, जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा अस्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है, अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार क्या हो गया, कथन 1 सही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार सिम्लीपाल
ओडिशा सरकार शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधनों को मान्यता देने वाला पहली राज्य थी। देख लीजिए, ओडिशा क्या था, पहला राज्य था, इसलिए कथन 2 जो है वो गलत हो गया। उसके बाद आगे देखें, ओडिशा क्या था, पहला राज्य था। ठीक है, अगर इसका दूसरा देखें आगे थोड़ा सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया। तो छत्तीसगढ़ क्या बना, दूसरा राज्य बना, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें जो है क्या है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, कथन 2 क्या है, गलत है, ये हम लोग का गलत है और कथन 1 सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, केवल ए, यानी कि ए नंबर। ठीक है, केवल 1। आगे बढ़े हम, ये देखते हैं 87, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के संदर्भ में विचार करना है। तो फर्स्ट जो कथन है, भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022-24 के लिए AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सही है, भारत को क्या है 2024 तक, 2022 से 2024 के लिए क्या किया गया, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की फिलीपींस के बाद क्या किया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। तो ये सही है। ठीक है, आगे देखें, रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। तो ये भी सही है। ये जो देश सब है, रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस, इसके क्या है, कार्यकारी सदस्य है, यानी कि इसका सदस्य है। भारत AAEA के कार्यकारी सदस्य बोर्ड का संस्थापक सदस्य है। ये भी सही है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को क्या है, कार्यकारी सदस्य है इस बोर्ड का। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, इसकी व्याख्या देखें हम, तो 87 ये रहा इसकी व्याख्या। भारत को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। इससे पूर्व फिलीपींस इसका अध्यक्ष था। कथन 1 सही हो गया। इस प्रकार कथन 1 क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखें, कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है, अतः कथन 2 भी सही हो गया। वर्तमान में 20 एशियाई EMB AAEA के सदस्य है। ठीक है, कितना, 20 एशियाई EMB जो है क्या है, AAEA के सदस्य है। भारत निर्वाचन आयोग AAEA के कार्यकारी सदस्य बोर्ड का संस्थापक सदस्य है, अतः कथन 3 से। देख लीजिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, इसका क्या है, कार्यकारी सदस्य है, बोर्ड का जो संस्थापक है, इसलिए भारत बोला है कथन में। तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि भारत से रिलेटेड है, इसलिए कथन 3 क्या हो गया हम लोग का, सही हो गया। इस प्रकार इसकी पूरी की पूरी सही हो गया। ये आप देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या है और आप क्या कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा PDF से। ठीक है, आगे बढ़े हम 83 देखें, तो ये रहा 83। ठीक है, 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मुद्रा प्रतिस्थापन घटना के रूप में डॉलराइजेशन लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ। डॉलराइजेशन क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ था, एक मुद्रा प्रतिस्थापन की जो घटना के रूप में डॉलराइजेशन। ठीक है, एक मुद्रा प्रतिस्थापन, मुद्रा को क्या किया गया, प्रतिस्थापन घटना के रूप में डॉलराइजेशन लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ। कहाँ हुआ, लैटिन अमेरिका में, इसलिए ये सही है। रूसी SPFS यानी कि वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण के लिए प्रणाली और चीनी CIP यानी सीमा पार इंटरबैंक भुगतान प्रणाली डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है, तो ये भी सही है। ठीक है, डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर की ओर, ठीक है, डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है। तो यहाँ पे कथन 2 और 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों
व्याख्या इसकी देखें हम तो ये रहा डॉलराइजेशन 1970 के दशक में लैटिन अमेरिका में शुद्ध मुद्रा प्रतिस्थापन परिघटना के रूप में शुरू हुआ, जहां स्थानीय मुद्राओं को प्रायः उच्च और अति उच्च मुद्रास्फीति के कारण अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से वंचित होने का सामना करना पड़ता था। इस परिदृश्य ने परिवारों और फर्मों को घरेलू मुद्रा होल्डिंग्स के लिए विदेशी मुद्रा, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, अपनाने हेतु प्रेरित किया। अतः कथन एक सही है। कथन एक क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे देखें। इस तरह की मुद्रा प्रतिस्थापन प्रक्रिया आमतौर पर धीरे धीरे घटित होती है, जहां घरेलू मुद्रा पहले अपने लेन देन कार्य से वंचित होती है। ठीक है, आगे देखें। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा PDF से। ठीक है, ये सब क्या है पढ़ लीजिएगा। आगे देखें हम। डी-डॉलराइजेशन से तात्पर्य है केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार का विविधीकरण, जहां अमेरिकी डॉलर से दूर यूरो, रेनमिनबी या स्वर्ण जैसे अन्य परिसंपत्तियों का मुद्राओं को अपनाया जाता है। ठीक है, तो डी-डॉलराइजेशन से क्या तात्पर्य है? डी-डॉलराइजेशन यानी कि बैंकों द्वारा जो भंडार होता है, वो विविधीकरण जो भंडार होता है उसको अमेरिकी डॉलर से दूर करना। ठीक है, जैसे यूरो, रेनमिनबी या स्वर्ण जैसे अन्य परिसंपत्तियों या मुद्राओं को अपनाया, तो उसको अलग करके ये सबको क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। आगे देखें। रूसी SPFS वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण के लिए प्रणाली और चीनी CIPS सीमा पार इंटरबैंक भुगतान प्रणाली डी-डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, कथन 2 क्या हो गया? सही हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखें क्या? कथन 1 भी सही है ना। यहाँ देखिए कथन 1 भी सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? दोनों। कथन 1 और 2 दोनों सही हो गया। ठीक है, 87 क्या हो गया? कथन 1 और 2 दोनों सही हो गया। अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं 89। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुपर कंप्यूटर और अवस्थित सुपर कंप्यूटर जैसे परम्परुल कहाँ पे ये किया गया था? NIT तिरुचिरापल्ली, तो ये सही है। जो परम्परुल है वो कहाँ? NIT तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है या तिरुचिरापल्ली में था। ठीक है, परम आनंद IIT गांधीनगर, परम आनंद क्या है? IIT गांधीनगर में अवस्थित था या है। ठीक है, इसलिए ये भी सही हो गया, ये भी सही, ये भी। परम ब्रह्मा जो है JNCASR बेंगलुरु, नहीं ये बेंगलुरु नहीं, ये कहाँ पे है? पुणे में था। ठीक है, IISER पुणे, ये कहाँ था? पुणे में था परम ब्रह्मा, इसलिए कथन 3 क्या हो गया? गलत हो गया। आगे हम नेक्स्ट की बात करें तो परम युक्ति क्या है? बेंगलुरु में। ठीक है, परम युक्ति जो अवस्थित है बेंगलुरु में, इसलिए 3 और 4 दोनों गलत हो गया। क्या है? 3 और 4 गलत हो गया। 1 और 2 कथन क्या हो गया? सही हो गया। 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सही हो गया। उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? तो 2 युग्म। कितना है? 2 युग्म सही है। यहाँ पे अगर देखना चाहें, ठीक है, तो ये रहा, ये देख सकते हैं। क्या है? परम्परुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम आनंद IIT गांधीनगर, परम ईशान IIT गुवाहाटी, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम शिवाय IIT BHU। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये सब पूरा है। ठीक है, इसलिए इसका जो है B ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़े हम 90 नंबर। तो 90 क्या है? मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर देख लीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, इसलिए उड़ीसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बोला किया गया है मार्तंड सूर्य मंदिर, तो ये क्या है? उड़ीसा में नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर जम्मू और कश्मीर, तो ये सही है। जम्मू और कश्मीर की क्या है? मार्तंड सूर्य मंदिर अवस्थित है या स्थित है। बिहार में भी नहीं है, कर्नाटक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। इसकी व्याख्या देखें तो देख सकते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर जिसे पांडोलो लायदान के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है तथा इसे
18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक, तो देख लीजिए कौन बनवाया था इसको, कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। आगे इसकी व्याख्या देखें तो ये देख सकते हैं, यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्प बी सही होगी। अब हम 91 देखते हैं, तो 91 क्वेश्चन क्या है, ये रहा 91। भारत में टिश्यू कल्चर प्लांट्स पौधे के निर्यात के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है। तो भारत में जो टिश्यू कल्चर होता है या प्लांट्स या पौधे के निर्यात से प्रमुख निम्नलिखित में से क्या चुनौती है, क्या कठिनाई है वो, बिजली की बड़ी लागत, ये सही है, भारत में बिजली की बड़ी लागत होती है। कुशल कार्यबल की कम दक्षता, कुशल कार्यबल यानी कि अच्छी प्रकार से कार्य जानने वाले की मात्रा क्या है, कम है। संदूषण के मुद्दे यानी प्रदूषण, ये भी है। परिवहन बाधाएं, परिवहन से भी रिलेटेड क्या है, बाधाएं है भारत में। सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, तो ये भी, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। हम लोग देखते हैं 91 की व्याख्या, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सही आंसर दिया हो, क्या दिया है, डी नंबर। टिश्यू कल्चर में पौधों के उत्तक के छोटे टुकड़ों का उपयोग शामिल होता है जो स्टेराइल या अनुपजाऊ परिस्थितियों में पोषक माध्यम में संवर्धित होते हैं। ठीक है, तो आगे ये आप देख लीजिएगा पूरा। आगे हम बढ़े यहाँ पे, भारत से टिश्यू कल्चर प्लांट्स का आयात करने वाले शीर्ष 10 देश, नीदरलैंड, अमेरिका, इटली। तो देख लीजिए भारत से क्या है, टिश्यू कल्चर प्लांट्स का जो है आयात करने वाला देश, भारत से जो टिश्यू कल्चर के लिए आयात करते हैं वो कौन कौन सा 10 देश है, जो टॉप 10 देश। ठीक है, नीदरलैंड, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केन्या, सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल है। टिश्यू कल्चर प्लांट्स के निर्यात में नीदरलैंड की हिस्सेदारी लगभग 50%। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा से इसकी व्याख्या पढ़िएगा। यह देख लीजिए, टिश्यू कल्चर प्लांट्स के निर्यात में नीदरलैंड की हिस्सेदारी कितना है, 50%। ठीक है, टिश्यू कल्चर। सजीव रोपण सामग्री के निर्यात में चुनौती, सजीव रोपण सामग्री में चुनौती, तो ये देख लीजिए, बिजली की बढ़ती लागत, प्रयोगशाला, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए जो इसका सबका सब सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप देखते हैं हम लोग 92, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो 2016 का जो दिव्यांग जन अधिकार था उससे रिलेटेड है। हीमोफीलिया को इस अधिनियम के तहत दिव्यांगता माना गया, एकदम सही है। जो हीमोफीलिया है उसको क्या किया गया है, 2016 के अधिनियम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत हीमोफीलिया को क्या किया गया है, इसके अंतर्गत दिव्यांगत माना गया है। उसके बाद दूसरा कथन देखें, यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य निधि प्रदान करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यह क्या है, यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य निधि प्रदान करता है, तो एकदम सही है 2 नंबर। 3 नंबर देखें, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है इसका, इसलिए इसका जो डी नंबर होगा जो 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये कितना था हम लोग का 92। तो 92 की व्याख्या देखें यहाँ पे, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि दिव्यांग व्यक्ति दूसरे के साथ समान रूप से अपनी अधिकार का लाभ कर सके। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो है इसे अधिनियम में निम्नलिखित निर्दिष्ट दिव्यांग शामिल है, तो क्या क्या शामिल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कितना सारे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हीमोफीलिया एक दिव्यांगत के अंतर्गत माना गया है, इसलिए कथन एक क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखें,
अधिनियम, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम मतलब 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। अतः कथन 3 सही है। तो इस प्रकार क्या है, कथन 3 भी सही हो गया। आगे देखें हम, अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय तथा राज्य कोष का गठन किया गया है। अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों सही हो गया 92 का। तो ये हम लोग का 92 हो गया। आप देखते हैं हम लोग 93। दूर संचार क्षेत्र में ओपन RAN प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित में से कौन सा या से लाभ है? यह ऑपरेटरों को कई विक्रेताओं से रेडियो और बेस बैंड इकाइयों को मिलाने और मिश्रित करने में सक्षम बनाता है। एकदम सही है। ठीक है, यह जो है क्या है, दूर संचार क्षेत्र ओपन RAN प्रौद्योगिकी क्या है, यह ऑपरेटरों को कई विक्रेताओं से रेडियो और बेस बैंड इकाइयों को मिलाने और मिश्रित करने में सक्षम बनाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव या पृथक्करण की अनुमति देता है। तो ये भी सही है। ठीक है, दूर संचार क्षेत्र में जो ओपन RAN प्रौद्योगिकी है वो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव प्रदान करता है, पृथक्करण करता है, दोनों को मिलने नहीं देता, मतलब दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कथन 2 क्या हो गया, सही हो गया। कथन 3 देखें तो यह नेटवर्क इंटरचेंजेबिलिटी की अनुमति नहीं देता। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये अनुमति देता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरचेंजेबिलिटी की अनुमति देता है, इसलिए कथन 3 गलत हो गया। यह दूर संचार ऑपरेटरों के लिए नेटवर्क परियोजन लागत को कम करता है। तो ये भी सही हो गया। ये क्या करता है, दूर संचार ऑपरेटरों के लिए जो लागत होता है, नेटवर्क परियोजना लागत होता है, उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसकी व्याख्या देखें, ये कितना था हम लोग का 93 ना। ओपन RAN 5G प्रौद्योगिकी का एक अत्यंत आवश्यक घटक है। तो ये क्या है, 5G प्रौद्योगिकी, जो अभी क्या है 5G आने वाला है जगह जगह पर, उसकी ये भी लगेगा। ठीक है, तो इसे रिलेटेड था। आगे बढ़े हम, तो ये देख लीजिए, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क या ओपन RNA मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग अलग उपकरणों को नेटवर्क के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए सेलुलर रेडियो कनेक्शन का उपयोग करता है। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें इसके विपरीत, यानी कि ओपन RNA ऑपरेटरों को विभिन्न विक्रेताओं से रेडियो और बेस बैंड यूनिट को मिश्रित करने और मिलने में सक्षम बनाता है। अतः कथन 1 सही है। नेक्स्ट देखें, ओपन RAN बेस स्टेशन के अंदर इंटरफेस खोलने की अनुमति देता है। ओपन RNA आर्किटेक्चर खुले इंटरफेस के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव या पृथक्करण की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। कथन 2 भी इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। नेटवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन ओपन RNA आर्किटेक्चर का एक और फायदा है। अतः कथन 3 गलत है, उसमें क्या है, फायदा नहीं है बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कथन 3 हम लोग का गलत हो गया। ओपन RNA एक टेलीकॉम ऑपरेटर की नेटवर्क परियोजना लागत को कम करेगा क्योंकि यह अन्य नेटवर्क जैसे 4G के साथ इंटर ऑपरेबल है। अतः कथन 4 सही है। ठीक है, तो ओपन RNA का जो टेलीकॉम ऑपरेटर की नेटवर्क परियोजना लागत को कम करेगा क्योंकि यह अन्य नेटवर्क जैसे 4G के साथ इंटर ऑपरेबल है। अतः कथन 4 सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन 3 केवल गलत हो गया, जो हम लोग देख लें। कथन 3 क्या हो गया, गलत हो गया, और 1, 2 और 4 क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 94। तो प्लीज़ आप लोग अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए अपने भाइयों एवं बहनों
भाइयों बहनों एवं दोस्तों में। ठीक, 15 के व्यू पहुंचता है इस वीडियो पे तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट से यानी कि कल से क्या करूंगा, टेस्ट नंबर 6 इसकी स्टार्ट करूंगा और उसमें क्या करूंगा, 2 वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो डाला करूंगा और आप लोगों का 2 या 3 दिन में पूरी एक जो टेस्ट होगा उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो है 94 नंबर क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। एकदम सही है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला गैर यूरोपीय थे, यानी कि यूरोप के नहीं रहने वाले। इन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। एकदम सही है, इसको जो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह 16 वर्ष की आयु में भानु सिम्हा उपनाम से प्रकाशित किया। देख लीजिए, 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने भानु सिम्हा उपनाम से प्रकाशित किया। तो ये भी सही है, तीनों का तीनों सही है, इसलिए डी नंबर 1, 2 और 3। आगे देखें हम इसकी 94 ना, तो ये रहा 90। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में होता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, देख लीजिए, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। आगे देखें, W.B. येट्स द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं संरचनात्मक कलाकार कहा है। तो W.B. येट्स ने क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा PDF से। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उन्होंने अपनी पहली कविता भानु सिम्हा उपनाम से 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित की थी, इसलिए कथन 3 सही है। उसके बाद आगे देखें, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाला वह पहले गैर यूरोपीय थे। अतः कथन 1 सही है। तो इस प्रकार इसका तीनों क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो क्या करेंगे, अभी हम 95 ना, 95 देखेंगे। ये 94 हो गया रविंद्रनाथ से, 95 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूकेलिप्ट्स स्विच ग्रास वुड लाइस बिलो अलोनेला। ठीक है, यूकेलिप्ट्स स्विच ग्रास वुड लाइस बिलो और अलोनेला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा फसल की श्रेणी में आता है? ऊर्जा फसल की श्रेणी में कौन सा आता है? तो देख लीजिए, यूकेलिप्ट्स, स्विच ग्रास और बिलो, ये क्या होता है? ऊर्जा फसल के श्रेणी में आता है, इसलिए 1, 2, 4 इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें 95 का। 98 आ गया, 95 ये रहा 95। ठीक है, इसके बाद हम लोग 96 आएंगे, तो ये 95। यहाँ सकते हैं नीलगिरी, चिनार, बिलो, मिसकैंथस और स्विच ग्रास जैव ऊर्जा फसलें हैं। तो देख लीजिए, ये सब क्या है? नीलगिरी, चिनार, बिलो, मिसकैंथर और स्विच ग्रास जो है जैव ऊर्जा के फसल है। क्रस्टेशियन आकशेरुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें दुनिया भर में वितरित लगभग 45,000 प्रजातियां शामिल है। केकड़े, झींगा मछली, झींगा, अलोनेला पानी के पिस्सू, ठीक है, और लकड़ी की ये जूं सबसे प्रसिद्ध क्रस्टेशियंस में से है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही हो गया। 95 का क्या हो गया? विकल्प ए इसका सही हो गया 95 का। तो विकल्प ए, ठीक है, 1, 2 और 4 ये हम लोग देख लीजिए। 96 आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कणिकीय प्रदूषक क्षोभ मंडल में उपस्थित नहीं है? क्षोभ मंडल में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? डाई नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वो तो रहता है लेकिन डाई नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है,
डाई ऑक्सीजन भी नहीं होता है। तो सल्फर का ऑक्साइड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल किसको बोलते हैं, जहाँ पे जीवन संभव है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो वहाँ क्या है, सल्फर ऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी होता है, इसलिए इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से सही उत्तर, ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन से कणिकीय प्रदूषक क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं, क्षोभ मंडल में उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 1 और 2 उपस्थित नहीं होता है, डाई नाइट्रोजन भी नहीं होता है, ठीक है, और डाई ऑक्सीजन ये क्या होता है, क्षोभ मंडल में नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर 1 और 2 जो नहीं होता है। आगे बढ़े हम, ठीक है, 96 का देखते हैं हम लोग व्याख्या। 96 ये रहा, वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य और अन्य प्राणी रहते हैं क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल का सबसे नीचा परत जिसमें मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, गैसीय वायु प्रदूषक के ये सल्फर, नाइट्रोजन एवं कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन और अन्य ऑक्सीकारक है, अतः विकल्प ए सही है। कणिकीय प्रदूषक ये धूल, तुषार, फ्यूजम, धुंध, धुआं आदि है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, कथन ये जो है सही हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 97, 96 तक देख लें, ठीक है। 96 ये हम लोग का 96 हो गया। इसमें क्या है, 1 और 2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड क्या होता है, क्षोभ मंडल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 97 नंबर। तो ये रहा 97 नंबर। समाचारों में कभी कभी उल्लेखित फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिशिंग कैट या घरेलू बिल्ली से आकार में छोटी होती नहीं, या जो होता है घरेलू बिल्ली उससे आकार में 2 गुना होता है, ये जितना बड़ा रहता है लगभग उसे 2 गुना बड़ा होता है, ठीक है, आकार में, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिशिंग कैट क्या होता है, बिल्ली से छोटा होता है आकार, बोला है, ये गलत है। यह रात्रिचर होता है, यानी कि रात में चरने के लिए निकलता है या रात में विचरण करता है, इसलिए ये रात्रिचर होता है। यह एक बेहतरीन तैराक होता है, ये भी सही है, बेहतर तैराक होता है, ठीक है। तो इसका कथन 2 और 3 क्या हो गया, सही है, ठीक है। 1 नंबर क्या है, गलत है, बाकी 2 3 सही है। तो डी नंबर इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। 97, फिशिंग कैट वैज्ञानिक नाम प्रेनेलुरस, ठीक है, फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम प्रेनेलुरस ब्यूरिनस, ठीक है। या घरेलू बिल्ली के आकार से दोगुनी होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है, घरेलू बिल्ली से दोगुना होता है। फिशिंग कैट रात्रिचर होती है और मछली के अलावा मेंढक, क्रेस्टिंग, सांप, पक्षी और बड़े जानवरों के शवों एवं मल पर निर्भर होता था, कथन 2 सही है। प्रजाति पूरे वर्ष प्रजनन करती है। यह अपना अधिकांश जीवन जल निकायों के पास घने वनस्पतियों के क्षेत्रों में बिताती है और उत्कृष्ट तैराक होती है, अतः कथन 3 क्या है, सही हो गया। कथन 2 और कथन 3 क्या हो गया, सही हो गया, कथन 1 गलत हो गया। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से सही है, 97 हम लोग देख लीजिए, ठीक है। 97 का ये व्याख्या हम लोग देख लिए। अब 98 देखते हैं। पारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारा से संबंध में यहाँ पे बताना है, इस्तेमाल किए गए फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप का अनुचित अव्यवस्थित निपटान, ठीक है, अव्यवस्थित निपटान से पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है, पारा प्रदूषण होता है। तो सही है। मिनामाता रोग इथाइल मरकरी के संपर्क में आने से होता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनामाता रोग इथाइल मरकरी के संपर्क में आने से होता है, तो ये गलत होगा। मिथाइल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है और इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा सही है, केवल और केवल एक, ठीक है, केवल और केवल एक। हम देखते हैं 98 की व्याख्या। ये रहा 98 की व्याख्या। तो यहाँ देखें हम, तो पूरा ये नहीं पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। एक बार जमा होने के बाद कुछ सूक्ष्म इसे मिथाइल मरकरी में बदल सकते हैं। इसका एक अत्यधिक जहरीला रूप मछली, शंख और मछली खाने वाले जानवरों में बनता है। पारा संबंधी अधिकांश मानव जोखिम मिथाइल मरकरी से
दूषित मछली और सेलफिश खाने से होते हैं, जिसे मिनामाता रोग नामक बीमारी हो जाता है। इस रोग में परिधीय संवेदी हानि, कंपकपी, श्रावण संबंधी और दृश्य हानि होने की संभावना रहती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, कथन 2 क्या है, सही नहीं है। मिथाइल मरकरी इथाइल मरकरी से बहुत अलग है। इथाइल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में एक संरक्षक के रूप में किया जाता है और इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता। अतः कथन 3 भी क्या हो गया, सही नहीं है। इस्तेमाल किए गए फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप के अंधाधुंध निपटान से पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है। अतः कथन 1 सही है, केवल और केवल 1 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 99 नंबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देख लीजिए। ये देखने से पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर 15 के व्यू हो जाता है इस वीडियो में तो आपको जल्द से जल्द क्या होगा, इसकी जो नेक्स्ट टेस्ट यानी कि टेस्ट नंबर 6 2 या 3 दिन में 2 वीडियो अपलोड करके कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से कौन सा कथन सही नहीं। सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ, तो ये सही है। सर्वेक्षण का जो थीम था वेस्ट टू वेल्थ। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की गई, ये भी सही है। वार्डों की रैंकिंग भी। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, संकेतक है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन सी सही होगी। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 100 नंबर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज की। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के संदर्भ में क्या करना है, विचार करना है। यह वायरस देखिए फर्स्ट क्या है, यह वायरस नवजात तथा बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, तो ये सही है। यह वायरस जो है क्या है, नवजात तथा बड़े वयस्कों के लिए खतरनाक है। वायरस के खिलाफ एक टीका बाजार में आसानी से उपलब्ध है, ये गलत है। वायरस के खिलाफ क्या है, टीका आसानी से उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से तो केवल और केवल क्या हो गया, ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल 1। तो प्लीज़ आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा देख लीजिए 99 का थोड़ा सा देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू किया गया है। हम 100 नंबर देखें यहाँ पे, तो लास्ट यानी कि 100 यहाँ पे देख सकते हैं। RSV खासकर नवजातों और बड़े वयस्कों के लिए गंभीर हो सकता है, अतः कथन 1 सही है। कथन 1 क्या है, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट RSV संक्रमण को रोकने हेतु अभी तक कोई टीका नहीं है। देख लीजिए, अभी तक कोई टीका नहीं है, इसलिए कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। हालांकि एक दवा है जो गंभीर RSV रोग के लिए उच्च जोखिम वाले कुछ बच्चे की रक्षा करने में मदद करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कथन 2 क्या है, सही नहीं है। तो आप बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है टॉपर्स कॉपीज या प्रीवियस ईयर वीडियो, या तो हम इसकी नेक्स्ट टेस्ट यानी कि टेस्ट नंबर 6 के साथ मिलते हैं। अगर यदि आप लोगों की रिस्पॉन्स अच्छा रहा, व्यू अच्छा गया, तो क्या होगा, टेस्ट नंबर 6 के साथ मिलेंगे जल्द। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए इसकी PDF के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।